उपराष्ट्रपति चुनाव की बिसात। बीजेपी का ट्रंप कार्ड। तेईस ही नहीं 24 पर भी ध्यान। एक साथ सधेंगे जाट और किसान। बीजेपी ले आई धाकड़ प्लान। बीजेपी का धनखड़ दांव। देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भाजपा ने राजस्थान के झुंझुनू जिले से आने वाले और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, देश की लगभग 44% आबादी यानी ओबीसी समुदाय में सियासी मैसेज देने की कोशिश। दूसरा ये कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने के लिए ट्रंप कार्ड चल दिया है। तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, बीजेपी का धनखड़ दांव। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जोड़ रहे हैं सुमित गोदारा जी, बीजेपी विधायक हैं, सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस नेता हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ का दांव खेल करके कई निशाने साधने की कोशिश की है। जी, हमारे जिस इलाके से आते शेखावाटी में जगदीप धनखड़ साहब, झुंझुनू जिले के किठाना गांव से, वहां एक कहावत है कि पूत जने तो तीन जन, कै भक्त कै दाता कै सूर, नहीं तो रहिए बांझ मते गवावे नूर। यानी पूरी तरह मारवाड़ और शेखावाटी में जो कहावत है कि यहाँ माँ की माताओं के लिए कहा जाता है कि ऐसा पुत्र जन्मो जो या तो भक्त हो, या दाता हो, या सूर हो, यानी मजबूत हो, वीर हो। ये तीनों गुण हैं जगदीप धनखड़ में। ये ठीक है कि आने वाले 2024 के लिए जो जाट कम्युनिटी है और किसान कम्युनिटी है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वो विधि के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और जो राज्यसभा है उसमें कई बिल लाने हैं सरकार को, जिसमें समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण बिल और तमाम चीजें आने वाली है। और जगदीप धनखड़ 3 क्वालिटी के परिपक्व राजनेता भी हैं। वो परिपक्व 1989 में रहे, विधि के विशेषज्ञ हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता के ग्राउंड पर उन्होंने बहुत काम किया है। यानी किठाना और गढ़डाना जहाँ पैदल जाके पढ़ते थे गांव में। इसके अलावा एक मैसेज और है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो गांव में पढ़ते हैं, वो गांव में पढ़ने वाले बच्चे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि उनके सपने भी साकार हो सकते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति तक पहुंच सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले लोगों में एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उसको भी मोदी ने दूर करने का प्रयास किया है। दूसरा, एक बड़ा जो राजस्थान विश्वविद्यालय का, क्योंकि इन्होंने विधि की शिक्षा यहीं से ग्रहण की और कभी महेश जोशी ने जब यहां से एमपी का चुनाव जीता था तब एक वादा किया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएंगे। वो सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज मौका है क्योंकि जो जगदीप धनखड़ हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय से ही विधि की स्नातक यहीं से हुए हैं। तो लेकिन मिथिलेश जी, इन सब के बीच आपसी सहमति तो नहीं बन पाई। विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, मार्गरेट अल्वा। क्या लगता है चुनौती कितना दे पाएंगे? देखिए, चुनौती देने का आप देखिए, मार्गरेट अल्वा, अगर आप जातिगत जो इस राजस्थान और हिंदुस्तान का डीएनए है कि यहाँ समाज और जाति का बैलेंस देखा जाता है, तो मार्गरेट अल्वा को लाने से किस कम्युनिटी को फायदा होगा? आपके राजस्थान में चुनाव है, कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कितने वोट हैं आप बता दीजिए। गुजरात में चुनाव है, कितने वोट हैं आप बता दीजिए। तो आपको जो उम्मीदवार खड़े कर रहे हो, जो बीजेपी का थिंक टैंक है, वो बहुत नीचे तक जाकर, ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर फिर तैयार करता है, फिर उस रिपोर्ट पर काम होता है। तो जो सत्यपाल मलिक वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन पर भी एक तरीके से लगाम लगाने का काम कर दिया। तो ये जो बीजेपी का दाव है, ये 23 नहीं
2024 में इनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें जाट बहुल है, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, 3 नहीं 4 राज्यों में जाट बहुल है। और इन 4 राज्यों में क्योंकि जाट आरक्षण के मुद्दे का केस सुप्रीम कोर्ट तक इसी जगदीप धनखड़ ने लड़ा था, तो कोई भी जाट का बेटा कभी भी जगदीप धनखड़ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बातें वो जो भी आज ओबीसी में जाट जाती है उसमें जगदीप धनखड़ का है, और ये सारी स्टडी करने के बाद बीजेपी ने दांव खेला है जो बहुत ही आगे 2024 में इनके लिए फायदेमंद रहने वाला है। 23-24 दोनों के लिए। ठीक है सुमित जी, तो निशाने पर 23 भी था, 24 भी था। राष्ट्रपति के तौर पे आदिवासी महिला को सामने ला करके, और अब जिनका नाम एक तरीके से कहें तो दूर दूर तक चर्चा में नहीं था, जगदीप धनखड़ का अचानक से यह नाम निकल करके सामने आ गया, और कहा जा रहा है कि जाटों को आपने साधा है, 44% जो ओबीसी वर्ग है उसे साधा है, और सबसे बड़ी बात किसानों का जो आंदोलन था उसके बाद जो स्थिति थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने उन्हें भी साध लिया। अभिषेक जी, राज्यसभा जो अपर हाउस है उसमें राष्ट्रपति सभापति का कार्य करता है, तो इससे बड़े, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जगदीप धनखड़ जी एक विनम्र व्यक्तित्व है और कानून के विशेषज्ञ हैं, संविधान के भी अच्छे विशेषज्ञ हैं। ऐसे व्यक्ति के बैठने से उस पद पर ना सिर्फ भारत के और किसान वर्ग से आते हैं, और वो भी राजस्थान की भूमि से, तो एक ये ना सिर्फ राजस्थान के लिए गर्व की बात है बल्कि पूरे देश के समूचे किसान वर्ग के लिए गर्व की बात है कि किसान वर्ग से व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर जाएगा। और सिर्फ विशेषज्ञ भी है, कानून के, संविधान के विशेषज्ञ, और भारत के जो संविधान है, लोकतंत्र की परंपराएं हैं, उनको और मजबूत करेंगे। तो निशाने पे तो 2023 भी था, क्योंकि अब देखिए जो स्थिति बनी थी राजस्थान में, जैसा कि कहा जा रहा था, किसान आंदोलन और फिर जाटों को लेकर के भी कुछ स्थिति बीजेपी के लिए अच्छी नहीं थी। हमने देखा उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरीके से उससे पहले मीटिंग करनी पड़ी थी अमित शाह को। तो क्या ये चीजें भी पार्टी के जहन में चल रही थी, क्योंकि सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आ रहा था तो नकवी का आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वही होंगे, लेकिन अचानक से ये नाम चौंकाने वाली स्थिति आज भी है। अभिषेक जी, ये तो मैं आपका कहूंगा कि सिर्फ मीडिया की उपज और रहती है कि कौन सा नाम आता है, ये भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड ये डिसाइड करता है, और उसमें जो भी नाम आए हैं, अपन चाहे राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी जी का नाम आया हो, श्रीमती द्रौपदी जी का, या उपराष्ट्रपति पद पर, तो ये पार्टी तय करती है और कौन सा व्यक्तित्व है जो उस पद के लिए उनको लगता है। ऐसे बहुत अच्छे पार्टी में हमारे अच्छे बहुत से पार्टी और पार्टी से बाहर भी अच्छे व्यक्ति हैं, तो पार्टी बिल्कुल अच्छी तरह डिसाइड करके सोच विचार करके वो करती है। ये जाति और क्षेत्रवाद न सोचकर कि कौन उस पद पर भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करे, वो डिसाइड भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है सत्येंद्र जी, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने सामने ला करके खड़ा कर दिया, अब कांग्रेस के सामने चुनौती भी है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य अगर है राजस्थान, तो वो सबसे बड़ा राज्य कांग्रेस के पास अभी एकमात्र राजस्थान बचा हुआ है। तो अब ऐसे में राजस्थान से आते हैं ये नेता, 2023 में यहां चुनाव होने हैं, बहुत सारी उलझने हैं, और इस बीच आपने मार्गरेट अल्वा को लाके खड़ा किया है, कितना चुनौती दे पाएंगे? जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मार्गरेट अल्वा जी को कैंडिडेट जो खड़ा किया है उसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि लोकतंत्र की रक्षा हो। जैसे कि अभी गोदारा जी बता रहे थे कि धनखड़ साहब संविधान विशेषज्ञ हैं, माना बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि धनखड़ साहब संविधान विशेषज्ञ हैं, साथ में बहुत अच्छे वकील रहे और निर्बल हृदय आदमी, बट क्या वो डिलीवर कर पाएंगे राज्यसभा के अंदर? जब कोई सांसद वहाँ पे अपनी डिबेट में बात करना चाहेगा, क्या प्रॉपर डिस्कशन का वो उसे अवसर देंगे? जरूर देंगे, बट जो साथ में किसान की बात करी जा रही, किसानों का तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। किसानों को तो ये पता है कि किसानों के आंदोलन की वजह से वो कृषि बिल वापस लेना पड़ा, वो कृषि बिल उनके उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा था। तो मैं मानता हूँ कि ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, वैसे तो राजस्थान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि धनखड़ साहब हमारे उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट बने। शेखावत जी से पहले भी भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति रहे, तो राजस्थान के लिए तो बहुत गौरव की बात है। मैं व्यक्ति से धनखड़ साहब से परिचित हूँ, जब वो यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करते थे तो मेरे को भी 1-2 बार उनसे जाके बात करने का मौका मिला, और उनके छोटे भाई जो आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन हैं वो मेरे अच्छे बड़े मित्रों में से हैं। तो इस बात पे तो कोई संशय नहीं है कि राजस्थान का तो गौरव बढ़ा है, बट कैंडिडेट खड़ा करने के पीछे उद्देश्य है कि लोकतंत्र की जो एक परंपरा है, लोकतंत्र में एक कैंडिडेट हर संगठन खड़ा करती है, इसलिए मार्गरेट अल्वा जी को खड़ा किया। जीत हार जिन सांसदों की अंतरात्मा की आवाज़ जिंदा होगी वो उस हिसाब से अपना निर्णय लेंगे और वोट डालेंगे। तो राजस्थान के सांसदों की अंतरात्मा तो ये भी कह सकती है कि हमारे प्रदेश से आते हैं।
देखिए, मैं किसी की अंतरात्मा के अंदर जाके नहीं झांक सकता। जिसका भी जैसा उचित विवेक काम करेगा उस हिसाब से वो, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं बात कह रहा हूं कि वो अपने विवेक के हिसाब से वोट डालेंगे। और एक और चीज, अभी मिथिलेश जी ने भी इस चीज का जिक्र किया कि जो थिंक टैंक है वो किन चीजों को, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके, क्योंकि देखिए कोई भी राजनीतिक दल है वो राजनीति करेंगे ही करेंगे, तो अब ऐसे में क्या क्या कारण रहे कि आपने मार्गरेट अल्वा को चुना है? देखिए, इसके पीछे तो यूपीए का जो सोच है, जो बात अलग है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा सोच क्या रहा होगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर कैंडिडेट खड़ा करना कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र के अंदर संविधान की रक्षा के लिए कैंडिडेट अगर कोई खड़ा होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। कैंडिडेट आपने भी खड़ा किया है, दूसरे दलों ने भी खड़ा, संयुक्त विपक्ष ने भी खड़ा किया। तो यही चीज तो होता है, कई बार राज्यसभा चुनाव में जब कैंडिडेट खड़े किए गए तो उस पर भी आपने सवाल उठाए हैं। नहीं, वो इसलिए उठाए थे कि हमारे पास संख्या बल था, भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल नहीं था। हाउस ट्रेडिंग की जो यहाँ एक नई चीज होने वाली थी वो कांग्रेस के और कांग्रेस के समर्थित विधायकों ने पूरा दिखा दिया कि हमारे पास में संख्या बल की बात कर रहे हो तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो 780 इसमें वोट होंगे तो उसमें 394 तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। एनडीए के और अपन जोड़ेंगे सारे गठबंधन के और भी जो लोग सहयोग करेंगे तो उसकी आपका संख्या कहाँ जाएगी, आप बताओ। नहीं, मैं संख्या मैंने जो आपने संख्या बल की बात करी राज्यसभा का, गोदारा साहब, मैंने अंतरात्मा पे बात कही है। जिस अंतरात्मा का कोई अगर इस्तेमाल करेगा और उसे ये लगता है कि मार्गरेट अल्वा जी बेहतर कैंडिडेट हो सकती है, तो फिर आप राज्यसभा में भी बात क्यों नहीं रखते? ये यहाँ पे क्यों बात रख रहे हो आप? ये तो बात तो वोट की होगी तो सभी जगह बिल्कुल, ये बात तो आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए थी। आपने क्यों समर्थन दिया आपने उनको, जो एक राज्यसभा के कैंडिडेट खड़ा किया आपने सुभाष चंद्र जी को? नहीं, आपके पास क्या अतिरिक्त वोट का क्या? गोदारा साहब, मुझे एक बात बताइए, अतिरिक्त कितने वोट थे आपके पास? मेरा बात सुनिए, अतिरिक्त वोट अतिरिक्त वोट कहां से लाना चाह रहे थे आप? हाउस रेटिंग करके मैं ये बताइए, अतिरिक्त वोट कहां से लाना चाह रहे थे? हाउस रेटिंग करके? ये तो माननीय अशोक गहलोत जी इनके मन में वही रहे कि पुराने अशोक गहलोत जी का नेतृत्व था जो उन्होंने आपकी हाउस रेटिंग को रोक दिया। मार्गरेट अल्वा भी उसी कड़ी में नाम है, जो परिवारवाद की राजनीति चल रही है उसी कड़ी में मार्गरेट अल्वा नाम। परिवारवाद क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? राजनाथ सिंह जी के लड़के नहीं है क्या? वसुंधरा जी के लड़के नहीं है क्या? परिवार किसमें नहीं है? परिवारवाद आपकी पार्टी में नहीं है क्या? परिवारवाद सब जगह लोकसभा में भी ठीक है, परिवारवाद ठीक है, सुमित जी और भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान के लिए गौरव की बात है। ये क्या हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी परिवार से ठीक है सत्येंद्र जी और सुमित जी, ठीक है, एक सेकंड हमारे यहाँ से झुंझुनू से, ठीक है। मिथिलेश जी, अब एक चीज मैं अगर आपसे समझना चाहूं, देखिए अगर बात की जाए थिंक टैंक को लेकर के, ये हमेशा से रहा है कि बीजेपी की सोच क्या आगे 2 साल 10 साल 5 साल सोच करके आगे चलती है। हमने देखा कि आदिवासियों को साधना था, अचानक से द्रौपदी मुर्मू, जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं था, अचानक से उनका नाम सामने आ जाता है। यहां पे भी हमने देखा कि मुख्तार अब्बास नकवी थे, इसके अलावा केरल के राज्यपाल हैं, उनका नाम चर्चा में था। लेकिन इन सब को पीछे छोड़ करके बीजेपी एक ऐसे नाम को ला करके सामने खड़ा कर देती है जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं। लेकिन हम जब बाद में इन चीजों को देखते हैं तो इससे सधता बहुत कुछ है। तो थिंक टैंक में अंतर कितना आप पा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए अभिषेक जी, बीजेपी में जो थिंक टैंक है उसमें मेजर जो रोल है वो आरएसएस का है, और आरएसएस में जो इनके पास जो इंटेलेक्चुअल विंग है वो बहुत स्ट्रोंग है, और वो फोरसाइट और एक विजनरी जो इनका विजडम है उसका पूरा यूज करते हैं। इसी कारण है कि आज की डेमोक्रेसी में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। पूरा विपक्ष पूरी तरह खाली नजर आ रहा है। उसका एक मेजर रीजन है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट पर उसका एनालिसिस करके एक परसेप्शन क्रिएट करके और पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा वो पूरा टेस्टिंग और उसके बाद में उसको लॉन्च करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो 55 साल राज किया उसके बाद एक ऐसी परंपरा बन गई कि जो इनके शीर्ष आला कमान है उसके सामने बोलने की आजादी नहीं है। और बीजेपी में जो आरएसएस जैसी मजबूत संस्था है, कांग्रेस के पास ऐसा कोई विंग नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस में कोई मंत्री भी बन जाता है, छोड़ दीजिए, उसके सामने आम कार्यकर्ता नहीं बोल पाता, वो अपनी बात नहीं रखता, और जो चिकनी चुपड़ी बातें सुनने की आदत पड़ गई है। क्योंकि ये सत्ता पाही मद ताही, ये तुलसीदास जी लिख गए 1700 साल पहले। तो ये जो सत्ता पाही मद ताही का
जो असर कांग्रेस में 55 साल राज करने से रहा, उसके कारण कांग्रेस में जो थिंक की प्रक्रिया है, जो इंटेलेक्चुअल लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है, वो खत्म हो गई और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हाशिए पे जा रही है। बीजेपी ने इससे उलट काम किया क्योंकि उन्हें सत्ता में आना था और आरएसएस इनके एक मजबूत विंग थी। और देखिए, बिना विचार के और बिना सकारात्मक सोच के कोई भी व्यक्ति कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। इंदिरा गांधी और नेहरू जी में विजन था, इसीलिए वो पहुंचे। उसके बाद कांग्रेस में धीरे धीरे ये गिरावट आई और जो थिंक टैंक बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया। आज अशोक गहलोत कांग्रेस में एकमात्र लीडर हैं जो साध सकते हैं, विपक्ष का जो वैक्यूम है उसको साध सकते हैं। लेकिन आज तक जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो एक परिवार है, वो अपने कोर्ट केस उनमें उलझा हुआ, किस लीडर को आगे ले जाना चाहिए, किसको कहां करना चाहिए, कोई फैसला लेने वाला नहीं है। और यही रीजन है कि कई मजबूत नेता, चाहे एमपी में हमने देखा सिंधिया जी चले गए, मिलन देवड़ा जी चले गए, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये बताती है कि कांग्रेस में विचारों के ऊपर जो एक छोटे विचार को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चल रही है कांग्रेस, सीईओ कोई और है और नीचे जो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोक सहमति से और लोक लाज से चलता है। और ये धनखड़ साहब देवी लाल जी, ताऊ देवीलाल जी के साथ मंत्री रहे हैं और तो इसके अलावा किशनगढ़ से एमएलए रहे हैं। एक और चीज मिथिलेश जी, तो इसका असर हम अगर कहें तो सबसे पहले 2023 के जो चुनाव होने हैं, कितना इंपैक्ट पड़ेगा जगदीप धनखड़ का, और साथ ही साथ अगर इसमें आप दो लाइन उनके बारे में भी जोड़ दें, द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य अगर उदयपुर का इलाका देखा जाए वहां, इसके अलावा शेखावाटी और झुंझुनू में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जो पूर्वी राजस्थान है उसमें आदिवासी बहुल है। उसका मुर्मू जी का जो यहाँ जब जयपुर आई तो जो भीड़ उमड़ी और इतनी भीड़ आ गई कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जो आदिवासियों में उत्साह नजर आया वो साफ जाहिर करता। और बीटीपी के 2 विधायक जो राज्यसभा चुनाव तक कांग्रेस का दामन थामे थे, जब जो ही उन्होंने बीजेपी ने ये चाल चली तो वो उसको छिटका के कांग्रेस की सत्ता के सुख को त्याग कर उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति की जो बीजेपी की चाल थी या बीजेपी की जो एक विजडम था उसको समर्थन किया। इतनी हालत हुई कि किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ आपस में भिड़ गए। ये बताता है कि इनके पीछे कितनी सोच होती है, कितना काम करते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी की जो थिंक टीम है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी ग्राउंड रिपोर्ट वहां जाती है एक एक आदमी की, और कितना वो पब्लिक के माइंड को पढ़ते हैं। ये कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है कि कांग्रेस में 4 जो उनके होते हैं ना किचन कैबिनेट के लोग, वो जय जयकार लगाते रहते हैं और वो सोचते हैं ठीक है। ये जो कांग्रेस नहीं सोच पा रही है, बीजेपी उसे सोच रही है और उसका फायदा बीजेपी को लगातार मिलता जा रहा है। सुमित जी, क्या यही कारण है कि बीजेपी को इस तरीके से फायदे मिलते जा रहे हैं? थिंक टैंक आपका मजबूत है, ये साफ तौर पे दिख भी रहा है, क्योंकि जहां जब जिस चीज की जरूरत होती है आप सटीक वही फैसला ले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप चौंकाते बहुत हैं। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और जहां एकमात्र आज देश में कैडर बेस्ड पार्टी रही है, तो जहां कैडर बेस्ड पार्टी होगी उसके निर्णय भी उसी हिसाब से होंगे। जमीन से निर्णय आएंगे फीडिंग्स आएंगी, फाइंडिंग, तो उसको पार्टी अमल करती है। आप अभी देखिए और पूर्व में भी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय अब्दुल कलाम जी का नाम लेकर आए तो वो भी नाम चौंकाया था, जैसे आप कह रहे हो। उस समय लोगों को लगा बहुत शानदार नाम आया। तो ये पार्टी विद अ डिफरेंस जो बार बार पार्टी हमेशा कहती है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका, तो उसी वजह से हो रहा है क्योंकि लगातार पार्टी काम कर रही है। और देखो, आम व्यक्ति को लाभ पहुंचे, गरीब का उत्थान हो, भारत आगे बढ़े, उस प्रयास में इस तरह के निर्णय पार्टी लेती है, तभी तो भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी और समस्त आम कार्यकर्ता भी पार्टी का, आप गाँव में भी जाओगे तो उससे बड़ी खुशी होती है जो पार्टी निर्णय लेती है। उससे लगता है मैं भी उसका कहीं ना कहीं हिस्सेदार हूं, कि मेरी बात कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में ऊपर जाती है और पार्टी उसी हिसाब से काम करती है। तभी तो हम कहते हैं कि दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी। और आज जो राजस्थान में जो माहौल बन रहा है, आज जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति पद के मनोनयन पे हेतु पार्टी के द्वारा, तो आप ही देखिए कितनी खुशी लोगों को हो रही है। पूरे राजस्थान में अनेक फोन हमारे पास कल से आ रहे हैं कि क्या शानदार निर्णय लिए। ये है क्योंकि, और ये पूरा जैसे, लेकिन सत्ते में तो आपने कांग्रेस को डाल दिया, पार्टी इसीलिए चौंकाती काम करती है। सत्ते में तो आपने कांग्रेस को डाल दिया। कांग्रेस तो सब सत्ते में ही है। आप ये, जब ये पार्टी कोई काम ही नहीं करी, राजस्थान और 2 राज्य इनके रहे हैं, अब ये 2 राज्य भी जा रहे हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं उनको भी पता है कि अगले 10-15 साल तक क्या मतलब कांग्रेस का नाम ही राजस्थान में नहीं रहेगा। वो स्वयं भी मान चुके हैं। ठीक है, वो स्वयं भी इसी हिसाब से लग रहे हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे गोदारा साहब बता रहे हैं, सबका साथ सबका विकास,
सबका साथ हमारा विकास, पहली चीज़ तो ये खुद का विकास हो रहा है देश के अंदर। आज जो महंगाई का आलम चल रहा है, आम जनता पिसी पड़ी है, उस पर ये किसी विकास की बात को किस रूप में ले बोलना चाह रहे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरा ये मिथिलेश जी ने ये कहा कि 2 विधायक जो राज्यसभा के टाइम हमारे साथ थे, वो द्रौपदी जी जब जयपुर आई तो वो चले गई। मान स्वाभाविक बात है, जिस समाज के आदमी को अगर कोई टिकट और उच्च शीर्ष पद पे कोई मिलता है तो समाज के अंदर प्रसन्नता होती है। इस वक्त ये मतलब नहीं है कि वो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर गए हैं, वो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे इसलिए चले गए। तो मैं मानता हूं कि इसमें उनके जाने पे या हमारा साथ छोड़ने की यहाँ कोई बात नहीं आती। वो पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ थे और आगे आने वाले टाइम में रहेंगे। रही राजस्थान की, इसका मतलब तो ये कि आपने अगर उस कैंडिडेट को सपोर्ट किया हुआ होता तो ठीक है, आप तो दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आपके साथ हैं वो आपके कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई किसी समाज के व्यक्ति को कोई शीर्ष पद के लिए अगर चुनने की बात रही, चुनाव में उतरने की बात होती है तो उसके समाज के अंदर खुशी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज ब्राह्मण समाज का होता है तो ब्राह्मण खुशी मना रहा होता है, वो और दूसरे समाज का है तो दूसरे समाज वाले मना रहे, इसमें कहाँ गलत बात है। वो साथ कहाँ छोड़ के गए, मैं मिथिलेश जी को ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की पुनः सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक कलेश की, जो भी मेरे से पहले मिथिलेश जी ने भी कहा कि राजेंद्र राठौड़ जी और किरोड़ी लाल जी के अंदर वहाँ तर्क हुआ, वो मैंने भी वीडियो क्लिपिंग देखी है, वो नहीं, वो अच्छी तो घटना नहीं थी। वो तो आपकी पार्टी में भी है, राजेंद्र गुढ़ा के बयान को लेकर के पीसीसी चीफ को हमारे राजस्थान में हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। हमारी पार्टी नहीं, में तो वो तो राजेंद्र गुढ़ा का बयान भी आपने सुना होगा। हमारी पार्टी के अंदर तो राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था है, विश्वास है। राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत सरकार काम कर रही है, जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि बाकी और कहीं नहीं हो पा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में जो काम होने चाहिए थे, मैं मानता हूं कि अभी वो काम नहीं हो पा रहे। केवल भ्रमण और भाषण, ये 2 चीजें हो रही। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मिथिलेश जी मैं आपसे चाहूंगा, जो आंकड़े बता रहे हैं विचारों के कारण। नहीं, हमारी ये ठीक है सतीश जी और जनता के विचार है। मिथिलेश जी क्लोजिंग कमेंट, जनता के विचार हैं। ठीक है मिथिलेश जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मैं आपसे चाहूंगा कि क्या जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, गैस सिलेंडर किस भाव चाहिए? ठीक है सत्येंद्र जी, कहां गए भाषण? लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मिथिलेश जी आंकड़े लगता है ऐसा कह रहे हैं कि अब राजस्थान की ही चलेगी दोनों सदन में। बिल्कुल, दोनों जगह देखिए, हाड़ौती और शेखावाटी, हाड़ौती से ओम बिड़ला जी हैं और शेखावाटी से जगदीप धनखड़ साहब चले गए, तो दोनों सदनों में ये पहली बार राजस्थान के लिए सबसे गर्व का एक भेंट दी है। हर राजस्थानी का सीना चौड़ा कर दिया है आज बीजेपी ने निर्णय लेके कि दोनों सदनों को चलाने वाले राजस्थानी होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपर हाउस जो माना जाता है इंटेलेक्चुअल लोगों का हाउस है, उसमें एक इंटेलेक्चुअल आदमी और पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट का जाना माना वकील बिठाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में देखना अहम होगा कि 23 और 24 ध्यान में है, असर कितना इसका होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।